बारी आपकी भी हो। ओके। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे पास बीआर का एजुकेशन है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का मैंने 5 साल का कोर्स किया है। उस कोर्स को करने के बाद आज मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट होता, और कहीं ना कहीं मैं भी एक नौकरी कर रहा होता, 10-20-30 हज़ार की नौकरी में कर रहा होता, और शायद मुझको 40-50 साल लग जाते आगे बढ़ने में, अपने सपने पूरे करने में। लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी मम्मी जी का कि उनके माध्यम से ये व्यापार मुझे मिला, इसकी डायरेक्ट सेलिंग की ताकत मुझे समझ में आ गई। और आप लोग भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानिए कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा व्यापार आपको मिल गया है, अवसर मिल गया है, तो आप भी अवसर को पहचानिए। तो मैंने भी अपने प्रोफेशन को स्विच करके पूरी तरीके से आरसीएम को अपना समझा, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ के, इसका विजन समझ के इसमें भविष्य अपना लगाया, अपना कैरियर बनाने से शुरुआत की। तो ये मेरा परिचय था। आगे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता जी पिताजी का, आदरणीय श्री प्रेमपाल सिंह जी और आदरणीय श्री कविता सिंह जी का। इन लोगों की वजह से मैं आज आगे बढ़ पाया हूँ। जो भी कुछ मैं आज आपके सामने कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माता जी और पिताजी का था। क्योंकि उन्होंने अपने लिए भले ही कमी रह गई हो, लेकिन बच्चों के लिए कभी कमी नहीं छोड़ी, कभी महसूस नहीं होने दिया। गरीबी की जिंदगी हमने भी देखी, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं क्या। हमको अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ाई पर खर्च करने वाले ये माँ बाप हैं, तो इनके लिए मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। इनका मोल कभी जिंदगी में मैं चुका नहीं पाऊंगा। और आप सब लोगों के माता पिता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा उसको, उनको इस स्टेज से। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री टीसी चावड़ा जी का, जो इस आर्थिक सिस्टम के फाउंडर है। इन व्यक्ति ने इतना विजनरी व्यक्ति ये है कि इन्होंने देख लिया था कि आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है। तो एक आम आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है, उस पर सर ने विचार किया, और आज डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने ला के रख दिया। बहुत सिंपल व्यक्ति हैं ये, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज भी ये खाना जमीन पर बैठ कर खाते हैं, आज भी ये रात में जमीन पर ही सोते हैं। इतने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति ने इतनी बड़ी विजन को लेकर के अपना काम शुरू किया, आरसीएम एमएलएम की शुरुआत की, और आज इनके आदर्शों पर चलते हुए हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। आरसीएम सिस्टम अपने आदर्शों के लिए भी बहुत फेमस है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके लिए, जोरदार मैं तालियां चाहूंगा। बहुत ही महान व्यक्ति है, इनको बोल सकते हैं हम। अगली कड़ी में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन आदरणीय श्री आर एस पुनिया जी का, जिनके माध्यम से व्यापार हमारे घर में आया, और पल पल पे इन्होंने अपने हमेशा मेरा साथ दिया। एक बच्चे की तरह मुझे एकदम कदम कदम पे पूरा एकदम गाइड किया। इस गाइड करने की बदौलत आज मैं इतना सीख पा रहा हूँ, जूम की बदौलत। जूम सर ने शुरू किया, मैंने भी शुरू किया, सर के माध्यम से मैंने जूम मीटिंग को सीखना शुरू किया। आज आपके सामने मैं इतना सीख के हुए अपना आगे बढ़ पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर, जो सभी के दिलों पे राज करते हैं, लाखों दिलों पे राज करने वाले आदरणीय सचिन अग्रवाल जी का। क्योंकि सर की वजह से आज मैं इतना सीख पा रहा हूँ। जो भी एजुकेशन मेरे पास है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन उनका सचिन अग्रवाल जी से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सर का। आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का प्रबंधन। कैसे हम समय को मैनेज कर सकते हैं, आज इस पे हम बात करेंगे कि समय का प्रबंधन क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हमने समय का मैनेजमेंट अगर कर लिया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं समय का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम टाइम को मैनेज कर पाए, अपने समय को मैनेज हम क्यों करें, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं समय बहुत तेजी से अपना भागता है, समय बहुत तेजी से भागता है, हम समय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है समय को रोकने की, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है समय को मैनेज करने के लिए। क्योंकि एक बार अगर हमारा समय चला गया तो वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमको समय को मैनेज करना है। तो जानते समय को मैनेज कैसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति से आपने जरूर सुना होगा कि मेरे पास समय नहीं है। ये तो फेमस डायलॉग हर व्यक्ति का है। जिस व्यक्ति से भी आप पूछेंगे किसी काम के लिए इसको अगर बोलेंगे तो वो बोलता है सर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं आपका ये काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब पता नहीं वो बहाना बना रहा है कि रियल में उसके पास समय नहीं है। ये हमको देखने की जरूरत होती है। लेकिन ये सेंटेंस जो ये आपका आपके सामने पर लिखा हुआ है,
मेरे पास समय नहीं है। ये 90% लोगों की समस्या है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। देखा होगा आपने, अधिकांश छात्र परीक्षा के समय में यह कहते हुए मिल जाते हैं कि यदि मेरे पास कुछ और समय होता तो मैं परीक्षा की तैयारी और अच्छी तरह से कर लेता। ऐसा कहते हुए हमेशा लोग मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार ये कहा है कि थोड़ा सा एक दिन और ज्यादा मिल जाता तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। ऐसा हर व्यक्ति कहता है, यानी कि उस समय को मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि समय तो 90% वाले के पास ही वही था और समय आपका 50% वाले के पास ही वही था। लेकिन उसने अपने समय को मैनेज किया, इसलिए वो 90% ला पाया, और हमने मैनेज नहीं किया इसलिए हम 50% ही ला पाए। तो ये आपने जरूर सुना होगा लोगों से कहते हुए। मार्च के महीने में सभी कर्मचारी क्लोजिंग को लेकर के समय की कमी की चर्चा करते रहते हैं। हर व्यक्ति से आपने सुना होगा कि ये मार्च की क्लोजिंग है और हमको क्लोजिंग में बहुत बड़ा टारगेट पूरा करना है, और आखिरी मंथ में हमें इतनी भागा दौड़ी हो जाती है कि ये टारगेट कैसे ही पूरा हो। फिर लोगों को ये लगता है अगर टारगेट कुछ ना कुछ अगर कम रह जाए तो सर थोड़ा सा समय और मिल जाता, 10-5 दिन और मिल जाते तो शायद मैं इस समय को पूरा करके अपना इसमें अपने टारगेट सारे पूरे कर लेता। तो मार्च के बाद अप्रैल में यही चर्चा होती है। हमारे आरसी में ये चर्चा बहुत होती है कि मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया सर, ये परेशानी आ गई, नहीं तो मैं बिल्कुल अपना क्लोजिंग अपना बहुत शानदार करता, अपनी जो भी पिन थी अपना मैं निकाल पाता। लेकिन अगर हम इसके लिए पहले से ही तैयारी करें, जब सितंबर का महीना इसमें आ रहा है, क्लोजिंग का महीना ये भी कहलाता है, अगर हम अगस्त से ही तैयारी करके चलें तब हमको क्लोजिंग जो सितंबर में हमें करनी है उसके लिए कोई कठिनाई कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी समय की कमी की चर्चा करते रहते हैं। हर व्यक्ति ये कहता है कि समय नहीं है सर, सुबह आना होता है, शाम को इतना लेट घर पे जाना होता है, उसके बाद तो बस सोने की पड़ती है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है कुछ और काम करने के लिए, मेरे पास समय ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है किसी से बातचीत भी करने के लिए। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को भी फील्ड में जरूर सुनने को मिलते होंगे कि सर मेरे पास तो अब समय ही नहीं है, मैं कैसे लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो इस समय की बड़ा चैलेंज आता है। तो टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू मनी मैनेज लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपने अपने समय को मैनेज कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी को मैनेज कर लिया सर। उस व्यक्ति की जिंदगी बहुत पंचुअल हो जाती है जो समय का पंचुअल होता है। तो आपको भी समय का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। कुछ कुछ लोगों जैसे शेक्सपियर ने अपना बहुत शानदार एक बात की है कि मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। तो अगर आप भी अपने समय को बर्बाद करेंगे तो एक ना एक दिन ये समय भी आपको बर्बाद कर देगा। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपको समय बर्बाद करे तो समय बर्बाद करना अभी से बंद कर दीजिए। आलतू फालतू चीजों में समय बर्बाद ना करें सर, ये समय बहुत कीमती, आगे हम जानेंगे कितना कीमती समय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं घड़ियां आपकी सुइयां इतना तेजी से बढ़ रही हैं, बेचारा ये व्यक्ति निराश हो गया है कि समय को वो पकड़ नहीं पा रहा है, इसने बड़ा समय को नष्ट किया, आज वो व्यक्ति अंधेरे में जा चुका है। तो अगर आप भी अगर समय को नष्ट करेंगे तो आगे चल के आपका भविष्य भी अपना सब आपका अंधेरे में जा सकता है। तो आप लोग, मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपना समय नष्ट ना करें। अब हमको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास कितना समय है। हर व्यक्ति के मन में ये डाउट होता है कि हमारे पास समय है कितना। तो चलिए जान लेते हैं हर व्यक्ति के पास समय कितना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम सभी के पास बराबर समय है। चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे गरीब रिक्शे वाला क्यों ना हो, उसके पास बराबर समय है। उसी समय को लेकर के वो रिक्शा चला रहा है, उसी समय को मैनेज करके वो मुकेश अंबानी दिनों रात चौगनी अपना ग्रोथ करते जा रहा है। तो समय तो हमारे पास बराबर है। ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास बराबर समय है। तो आगे देखते हैं, समय बराबर तो है पर समय को ना तो पकड़ा जा सकता है, ना ही समय को छुआ जा सकता है, और ना ही समय को रोका जा सकता है। क्या आप समय को रोक पाएंगे? क्या एक बार जो समय निकल गया हम उसको रोक नहीं सकते हैं। समय को हम पकड़ नहीं सकते कि हमने सुइयां उसकी पकड़ ली तो समय रुक जाएगा, ऐसा नहीं रुकता। हाँ, घड़ी जरूर रुक सकती है लेकिन समय नहीं रुक सकता सर। तो आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास समय कितना है। आज इसकी परिभाषा हम आप अच्छे समझ लेते हैं। हमारे जीवन के कुल दिन होते हैं हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हम एवरेज मान लेते हैं कि हम 80 साल जीने वाले हैं। तो 80 साल अगर का अगर आंकड़ा हम लगाएंगे तो लगभग हमारे पास 29,200 दिन हमारी पूरी जिंदगी में रहते हैं। तो अब अंदाजा आप लगा लीजिए बीते चुके हुए दिन, यानी कि जो भी हमारी उम्र है उसमें 365 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो वो आपके बीते चुके दिन हो जाएंगे। बीत चुके दिन, जो दिन आपने बिता दिए। अब शेष बचे दिन कितने हैं? जो हमारे शेष बचे दिन है उसमें से कुल दिन यानी कि 29,200 दिन में से बीते हुए दिन जो हमारे आए हमारी उम्र के हिसाब से, उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना मात्र समय बचा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए हम कितने साल के हो गए और हमारे पास कितना समय बचा है। इतना समय हमारे पास बचा है। अब हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं
वो हमारे 24 घंटे जाते कहाँ है, ये बड़ी समस्या है कि हमारे 24 घंटे कहाँ निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। तो 8 घंटे कम से कम सोने में हमारे जाते हैं और नहाने में जाते हैं, और जो भी हम सुबह के काम करते हैं फ्रेश होना, वो 8 घंटे के अंदर में करना होता है। मतलब 6 घंटे से 7 घंटे हम सोना होता है, एक आध घंटे हमारा नहाना धोना जो भी बाकी काम होते हैं सुबह के हमें वो करने होते हैं। 8 घंटे तो ये हमारे निकल गए सुबह के टाइम में ही, सोने में निकल गए। 2 घंटे हमारे निकल जाते हैं खाने पीने में, दिन भर जो हम खाते हैं 4 बार हम दिन भर में खाते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बनाने खाने में हमारे 2 घंटे अपना निकल जाते हैं, पीने खाने में, चाय पीने में। उसके बाद 14 घंटे हमारे पास बचते हैं, जिस 14 घंटे में हमको अपना काम करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास मात्र 14 ही घंटे हैं, जिस 14 घंटे को हमें को मैनेज करना है, क्योंकि 10 घंटे तो हमारे वो जाने ही जाने हैं, वो अनिवार्य कार्यों के अंदर जाने हैं, उसमें हम कटौती नहीं कर पाएंगे। तो हमको मैनेज करना है अपने 14 दिन को। तो हमारे समय की कीमत क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम जितने व्यक्ति बैठे हैं हम अपने समय की कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समय की कीमत को समझते हैं। हमारे 1 घंटे की समय की कीमत क्या है? हमारे 1 घंटे की समय की कीमत है हमारी मासिक आमदनी, मतलब हमारी इनकम कितनी है, हम महीने का कितना कमाते हैं, उसको अगर हम भाग दे देंगे कुल काम के घंटे से, ये हमारे समय की कीमत है सर। तो आप लगा लीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे जॉब वाले व्यक्ति हैं जो महीने का कमाते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितना कमाते हैं, वो आपके समय की कीमत है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे 1 घंटे की कीमत क्या है। हमारे 1 घंटे की कीमत है, ऐसे सपोज करते हैं किसी व्यक्ति की इनकम मान लेते हैं 10,000 रुपए महीने की इनकम है उसकी, और मान लेते हैं कि महीने का जो वो घंटे काम करता है, मान लेते हैं 10 घंटे वो रोज काम करता है, 12 घंटे जो भी एवरेज 8 घंटे काम करे, उससे लगा लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि आपका महीने का वो 200 घंटे काम करता है, मान के चलते हैं। तो हमारे जो 1 घंटे की कीमत रही वो 10,000 रुपए से लेकर के 200 घंटे का अगर हम भाग दे देंगे तो 50 रुपए घंटे हमारी कीमत होगी हमारे समय की। इसका मतलब अगर हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो हमारा 1 घंटा मात्र हमने 50 रुपए में उसको गिरवी दे दिया है, उसने हमारे समय को मात्र 50 रुपए में खरीद लिया है। तो आप देख लीजिए आपकी समय की क्या कीमत है। तो आप लगा लीजिए, आज जरूर इसकी कैलकुलेशन जरूर करना, आप अपना गुणावाग जरूर करना आज कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना हमारे घंटे की वैल्यू है। तो सर्वप्रथम जीवन का लक्ष्य बनाएं। अगर हम लक्ष्य बना पाएंगे, अपना गोल बना पाएंगे, तो निश्चित हमारे समय की कीमत भी बढ़ सकती है। तो साल 2020 चल रहा है, इसमें अपने आप लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, उन गोल के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से प्लान करिए, चीजों को प्लान करिए कि साल भर हमको करना क्या है, उसके बाद उसका एक्शन करिए। इस प्लान जो हमने कर लिया, हमने प्लानिंग जो कर ली, अब इस प्लानिंग को हम पूरा कैसे कर पाएंगे, उसके लिए क्या एक्शन प्लान हमारे पास है, उसको अब अपने प्लानिंग के साथ बैठ करके चर्चा आप कर लेंगे तो बहुत आगे आप जा सकते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत से लोगों से पूछा जाता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ भी जितने भी साथी बैठे, अगर मैं हर व्यक्ति से पूछना शुरू कर दूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बहुत सारे साथी नहीं बता पाएंगे। तो अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता है तो आप चैट में लिख सकते हैं कि यस, ये मेरे जिंदगी का लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य आपका हो सकता है, सबसे बड़ा क्या आपका लक्ष्य है वो आप कमेंट में, चैट में लिख सकते हैं कि यस, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचने मजबूर हो जाते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही क्या है, उनको पता ही नहीं है कि हम जिंदगी को जी क्यों रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें कहीं जाना है, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं टिकट के लिए। अब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं, टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, एक मैडम अपना टिकट काटने के लिए बैठी है। अब अगर हम मैडम आपसे पूछेंगी कि आपको सर जाना कहाँ है, अब आप बोलेंगे कहीं भी नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। तो अगर आप उससे ये बोलेंगे क्लर्क से कि सर मुझे कहीं की भी टिकट दे दो, मैडम कहीं की भी टिकट दे दो, क्या लगता है वो आपको टिकट दे देगी? क्या नहीं दे पाएगी सर। आपको वहां भी बताना पड़ेगा कि हमको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तब वो आपको टिकट निकाल के दे पाएगी कि यस, हमको वहां की टिकट देनी है। यानी कि आपने अपना ट्रेवलिंग का भी लक्ष्य बनाया, 1 दिन 2 दिन का भी अगर आपने लक्ष्य बनाया तभी आप जाकर के दिल्ली पहुंच पाएंगे। आपने लक्ष्य बनाया कि मेरे को इस ट्रेन से जाना है, इस ट्रेन से मुझे दिल्ली जाना है, तब जाकर के अपना लक्ष्य बना पाएंगे, तब आपको टिकट मिलेगी, तब आप वहां पहुंच पाएंगे। तो हम 1 दिन के लिए लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या हमें जिंदगी के लिए लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। हम अपना ट्रेन के टाइम को इतना मैनेज कर सकते हैं, तो क्या जिंदगी के टाइम को मैनेज नहीं कर सकते? तो लक्ष्य हमको एकदम क्लियर बनाने चाहिए, जैसे कि मैंने बनाया है। मैं 1 जनवरी 2023 को सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट खरीदूंगा। इस तरीके से आपको सपने बनाने पड़ेंगे, तभी आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, उसको मैनेज करते हुए हम काम करेंगे। तो गोल होना बहुत जरूरी है। गोल भी हमारी जिंदगी में स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवर होना चाहिए, मेजरेबल। जैसे मैंने मेजर करके बताया कि कार चाहिए तो कौन सी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इस रंग की हमें कार चाहिए, इस मॉडल की कार चाहिए,
और कब तक चाहिए, टाइम बाउंड भी हमारे पास होना चाहिए। इस तरीके से हम लक्ष्य बनाएंगे तो निश्चित हम कामयाब होंगे, हम अपना कामयाब हो पाएंगे। तो कामयाब होने के लिए जैसे क्या होता है, क्रिकेट मैच के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ही क्रिकेट मैच आपका होता है, मान लीजिए 50 ओवर का एक वनडे मैच हुआ। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन का स्कोर कर दिया 50 ओवर में। अब जो आगे वाली टीम है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका को अब खेलना है। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया कि हमको 50 ओवर में 435 रन को बनाना ही बनाना है। तो उसके हिसाब से वो हर ओवर में अपना, वो प्रति ओवर के हिसाब से अपना रन का डिसीजन ले लेंगे कि हर ओवर में हमको इतने रन बनाने हैं, कितने रन बनाने हैं वो पता लग जाएगा। उसके हिसाब से बैटिंग करना शुरू कर देगी अगली टीम। उसके हिसाब से वो लक्ष्य को अपना चेस करेगी, तो उस तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करेगी वो। इस तरीके से आप भी महीने का अगर आपने लक्ष्य बनाया तो उसको आप विभाजित कर दीजिए, आप बांट दीजिए उसको रोज के लक्ष्य में। उचित समय पर उचित काम, ये बहुत जरूरी है सर। हम काम तो कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस समय पर हमको क्या काम करना चाहिए ये हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये हमको जरूर सीखना पड़ेगा कि हमको किस समय पे किस काम को करना है। तो देखिए सर, व्यस्त होना ही काफी नहीं है, सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। तो व्यस्त तो हर व्यक्ति से पूछ लो टाइम है, अरे सर बिल्कुल टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी तो है, बट आप कर क्या रहे हैं? आप 10-20 हजार कमाने में इतना बिजी हैं कि आपको लाखों रुपए महीने कमाने का एक व्यापार खड़ा करने के लिए टाइम नहीं है। क्या आपके पास 1 घंटे का समय भी नहीं है कि इस व्यापार को आप खड़ा कर पाए? तो कहाँ आप व्यस्त हैं? आप तो अस्त व्यस्त हैं सर। अपने प्राइम टाइम या ऊर्जावान समय को आपको देखना पड़ेगा। प्राइम टाइम का मतलब होता है जब आपकी शक्तियां बहुत चरम सीमा पे होती हैं, आप उस समय पर बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, आप कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम टाइम। तो मेरे हिसाब से सुबह का टाइम सबसे प्राइम टाइम होता है। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो टाइम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो सुबह का टाइम रहता है। तो सारे महत्वपूर्ण कार्य इस समय करके हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सुबह सुबह जो हमें मेन काम है वो हम अगर सुबह सुबह करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी को प्लान दिखाना है तो सुबह का समय सबसे उचित होता है, क्योंकि इस समय आपका प्राइम टाइम होता है, आप बहुत तेजी से रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। तो हमको जो भी रिजल्ट मिले हैं सुबह के टाइम पे ज्यादातर अच्छी ज्वाइनिंग आई है। अच्छा खान पान बहुत जरूरी है। अगर हम खान पान अच्छा रखेंगे तो हमारा प्राइम टाइम, हम हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, हमेशा एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा रहेगा। अच्छी नींद व आराम बहुत जरूरी है सर। हमारे को 6 घंटे की नींद या 5-6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, आराम भी बहुत जरूरी है अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। 30 मिनट का व्यायाम एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है, सुबह के टाइम आपको करना ही करना है। अगर आप आने वाले समय को, आने वाले दिन को पूरा मैनेज करना चाहते हैं, आने वाले टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आधा घंटा व्यायाम कम से कम आपको करना ही पड़ेगा सर, करना ही चाहिए सर। फिर बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कार्य को प्रमुखता दें। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कार्य है हमको पहले उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम गलती यही करते हैं कि जो काम हमारे सामने आ जाता है हम उसको करने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आज हमको कौन सा काम सबसे पहले करना था। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ, आप अपनी टू डी लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आज हमें करना क्या है उसकी लिस्ट आप बनाइए। टू डू लिस्ट आप बनाएंगे, टू डू मतलब कि क्या करना है उसकी लिस्ट आप बनाइए पहले कि किस किस काम को हमें करना है, और जो काम होता जाए उसके सामने टिक करते जाइए, और जो काम नहीं कर पाए हम आज उसके सामने क्रॉस करते जाइए। इस तरीके रोज की आप टू डी लिस्ट बनाएंगे, उसके सामने टास्क आप लिखेंगे कि मुझे आज किस किस काम को आज करना है और आज किस काम को करना है। ये भी आप लिख सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। और कुछ काम ऐसे होते हैं, डोंट फॉरगेट का मतलब हो गया जो काम आज हम भूल ही नहीं सकते हैं। ऐसे भी कुछ काम होंगे, जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा काम करना है जो आज ही हो सकता है, अगर आज हमने उसको काम नहीं किया तो कल उसको करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मीटिंग का टाइम आज था 25 तारीख को 8 बजे, अगर इस मीटिंग को अगर हम कल डिजाइन करते, कल कर लेते तो कैसे हो जाता। आज का टाइम फिक्स है, इसका मतलब ये मीटिंग को तो हमें भूलना नहीं है। तो बाकी सारे काम हमें इस तरीके से मैनेज करने हैं। थिंग्स टू डू आपको लिखना पड़ेगा। आज के हमने डेट डाल करके इसको लिखा, टू डू अपना डायरी लिख ली है। डायरी में बनानी है सर, दिमाग की नहीं बनानी है, क्योंकि दिमाग को तो आदत है भूलने की। तो आप एक डायरी ले लीजिए अपने पास, और डायरी में लिखिएगा कि सर हमें ये आज इस काम को करना है, इसको भूलना नहीं है। मान लीजिए कुछ काम आपने लिखे, और आज अगर मान लीजिए प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप सेट कर दिया कि पहले हमें ये काम करना है उसके बाद ये करने थे, उसके बाद मान लीजिए आपको शाम तक टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके सामने आप क्रॉस कर दीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि ये काम हम कल भी कर सकते हैं, तो उस काम को आप कल करिए। कल भी वो तब करना है जब आपको जो कल के काम थे पहले वो अगर निपट जाए, उसके बाद कुछ समय बचता है उसमें इस काम को आप कर सकते हैं जो आज आप इस काम को नहीं कर पाए। एक समय में एक से अधिक कार्य करें, मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं। आप मल्टीटास्किंग की अपनी आदत बना सकते हैं। जैसा कि इस महिला को आप देख पा रहे हैं, इस महिला को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मल्टीटास्किंग क्या होता है। ये महिला एक समय पर लैपटॉप भी चला रही है,
मोबाइल से बात भी कर रही है। ऐसा आप देखेंगे कई ऑफिस में ऐसा होता है, लैपटॉप भी चल रहा है, लैपटॉप पे कुछ काम चल रहा है, किसी कस्टमर का फोन आ गया तो उसका फोन उठाने में लग गया, कोई बॉस ने कोई रिसर्च का काम दे दिया उसको करने में लग गए, बीच में हमारी चाय भी रखी है, धीरे धीरे चाय भी पी रहे हैं, अपना काम भी करते जा रहे हैं, अपना समय का पूरा टोटल मैनेज कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉल आ गया, खाने का भी टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, खाना रख लीजिए, खाना भी खाते जाइए, कॉल भी करते जाइए, कोई वीडियो देखने का आपको टाइम मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं, उस वीडियो को चला कर रख दीजिए, इस हिसाब से आपका वीडियो भी देखना हो गया, आपका खाना भी हो गया। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, टीवी देखते देखते हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारा हमें डेटा फीडिंग करनी है, डेटा फीडिंग करते आइए, किसी का कॉल आगे जरूरी उसको भी आप अटेंड करते आइए। हम कहीं सफर में जा रहे हैं, अब मान लीजिए किसी का हमें इंतजार करना पड़ रहा है, इंतजार करने उसने बोला 15 मिनट उसको लग जाएंगे, अब 15 मिनट हम क्या करें, तो 15 मिनट तुरंत आपको अपना फोन लगाना चाहिए, फोन पे कहीं ना कहीं कॉल लगा देना चाहिए, 2-4 कॉल लगा लीजिए, ताकि आपके कॉल जो आपको दिन भर में करने थे उसमें से कुछ कॉल आपके कम हो गए। कहीं ट्रेवलिंग में आपको जाना है, कहीं कार में बैठ के आराम से जा रहे हैं, सर पीछे ही तो बैठ के जाना है, करना क्या है, अपनी कोई किताब रख लीजिए, उस किताब को पढ़ते हुए जाइए, कुछ लोगों से आप कॉल कर लीजिए, कुछ लैपटॉप पे अपना आप कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीटास्किंग आपको करनी चाहिए। कहीं ट्रेवलिंग में आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको पता है ट्रेन में अपना 12 घंटे का समय आपको मिलना ही मिलना है, अब 12 घंटे करेंगे क्या, तो बगल वाले पैसेंजर से आप बात कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं, अपनी एक किताब आप खत्म कर सकते हैं, एक किताब खत्म करने के लिए 12 घंटे काफी होते हैं, आप उस किताब को खत्म कर दीजिए, कुछ अपना यूट्यूब पे वीडियो लगा कान में ईयरफोन लगा करके आप सुनते रहिए, ताकि आपका ट्रेवलिंग आराम से निकल जाए। अब कर भी क्या सकते हैं सर, वो तो समय पूरा देना ही है, आपको कहना कि ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, कार में जाना है, तो करेंगे क्या, मल्टीटास्किंग आप करिए, कुछ ना कुछ उसमें करते रहिए, गप्पे मत उसमें लड़ाइए, अपना बाहर के नजारे मत देखिए, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है, उससे जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। मल्टीटास्किंग की आदत आप डाल सकते हैं। दूसरों को कार्य सौंपे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग सोचते हैं सारे काम हम खुद कर लेंगे, खुद करने से अगर हो जाता तो टीम वर्क की जरूरत क्या थी, फिर तो अकेले आप काम कर ही रहे थे, अकेले काम करने से अगर होता तो आप वही 10-20 हजार 25 हजार के नौकर होते। डायरेक्ट सेलिंग में अगर लाखों रुपए रोज के जो लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने कार्य को सौंपना शुरू कर दिया। आपको अपने कार्य डिवोट करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके अलावा भी कई लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कई लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये काम को हमारे अलावा कोई कर सकता है क्या। अगर मैं ही यही करता रहता कि सर कोई बात नहीं, इस सारी मीटिंग को मैं ही दूंगा सर, मेरे को जरूरत नहीं किसी और की, मैं चाहता हूँ सारी ट्रेनिंग मैं खुद लूं, मैं सभी को ट्रेनिंग देता रहूं, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने डिवोट कर दिया, कई कई लोगों को डिवोट कर दिया, रानू जी को डिवोट कर दिया, मम्मी जी को डिवोट कर दिया, साधना जी है, शैतान जी है, रवि जी, इन सबको मैंने अपना काम थोड़ा थोड़ा डिवोट कर दिया कि ये काम जो वो लोग कर सकते हैं, जिस टॉपिक को वो लोग अच्छे से ले सकते हैं, मैंने इस टॉपिक को उनको डिवोट कर दिया कि सर आप इस टॉपिक को लीजिए सर, तो मेरा काम हल्का हो गया। इस तरीके से अपनी टीम के साथ आप मिलकर के प्लानिंग करिए कि सर जिस काम में वो एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई प्लान दिखाने में एक्सपर्ट है, उसको प्लान दिखाने की जिम्मेदारी दे दीजिए, कोई प्रोडक्ट दिखाने में एक्सपर्ट है, प्रोडक्ट दिखाने की जिम्मेदारी दे दीजिए, मतलब अपने काम को डिवोट करना शुरू कर दीजिए। जितने भी सफल लोग हुए उन्होंने अपने काम को डिवोट किया है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े ऑफिस क्यों चल रहे हैं, उन्होंने अपने काम जो भी काम वो जानते थे, लेकिन शुरुआत में तो अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। शुरुआत में जब हम दुकान खोलते हैं तो अकेले ही उसमें झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, पानी भी खुद भर के लाना पड़ता है, कस्टमर भी खुद ढूंढने पड़ते हैं, अपने साफ सफाई भी खुद करनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी दुकान बड़ी होती है, हमें उसमें काम करने वाले लोग रखना शुरू कर देते हैं, झाड़ू के लिए अलग रखते हैं लोग, पानी भराने के लिए अलग रखते हैं, हर चीज के लिए अलग रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े जो भी पब्लिकेशन, जो भी ऑफिस चल रहे हैं, जो भी ऑफिस, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, धीरे धीरे वो एक व्यक्ति से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे 6 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 20 होते हैं, इस तरीके से 100 होते हैं, 1000 होते हैं, धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। और वो काम जो कंपनी का मालिक कभी करता था, लेकिन वो अब लोगों से करवाना शुरू कर देता है। ऐसे ही साक्षी में काम होता है। शुरुआत में आपको 1 to 1 काम करना पड़ेगा, 1 to 1 लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको प्लान दिखाना पड़ेगा, हर चीज सिखाने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अच्छे लेवल में पहुंच जाएंगे तो आपको अपने काम लोगों को सौंपना शुरू कर देना पड़ेगा और आपका काम स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो आज की डेट में मेरे प्लान तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो पहले दिखा रहा था, पहले हम 5 प्लान 10 प्लान रोज दिखाते थे, लेकिन वो घट करके 2 प्लान 4 प्लान रोज आ गया, यानी कि अपना काम कम हो गया, क्योंकि काम करने वाले टीम हमने पैदा कर दी है, टीम के लोग अब काम कर रहे हैं उसको, तो बहुत सारे काम हमारे कम हो गए हैं। हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम करने के तरीके बदल जाएंगे अगर आप काम को डिवोट करेंगे तो। पार्किंसन का नियम आपको अपनाना पड़ेगा। एक पार्किंसन का बहुत शानदार नियम है। नियम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। नियम ये होता है कि अगर हम काम की लिमिटेशन अगर कर दें, जैसा कहा जाता है किसी काम को अगर हम चाहे तो 6 घंटे में भी कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 घंटे में भी कर सकते हैं, चाहे तो हम 10 मिनट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी काम होते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग का टाइम है, मान लीजिए आपको कोई ट्रेनिंग का टाइम दिया गया है, आपको कोई अपना रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट बनानी है आपको,
लेकिन आपको टाइम दिया गया 15 दिन का, तो आप आराम से उसकी रिपोर्ट बनाएंगे 15 दिन में आराम से करेंगे। लेकिन आपको कहा गया कि सर ये रिपोर्ट आज ही 1 घंटे के अंदर सबमिट करनी है, तो वही काम 1 घंटे में हो सकता है। बिजली का बिल मान लेते, बिजली का बिल हमको मान लेते उसकी डेट आई है 26 जून आई है, मान लीजिए 26 जून 2009 आई है, अब हमारे पास 10 दिन पहले ही आ गई, तो हमको पता है 10 दिन बाद तक करना, आराम से 10 दिन में करेंगे, तो वो लास्ट डेट को बिल जमा होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बिल भेजें अपना कि सर कल ही आपको बिल जमा करना है, तो वो कल ही जमा हो जाएगा सर। तो क्यों हम लैंगर ऑन करते हैं चीजों को, तो क्यों ना आज ही कर दें इसको। पार्किंसन का नियम यही कहता है, अपने लक्ष्य को हिस्सों में बांट दें, अपने लक्ष्य को हिस्सों में बांट देंगे। मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, 400 का लक्ष्य अपना टीम लेती है अपना 50 ओवर में, लेकिन उसको डिवाइड कर देती है कि 1 ओवर में हमें कितना करना है, 2 ओवर में कितना करना है। इस तरीके से अगर आप भी अपने महीने का लक्ष्य बांट देंगे तो बहुत आसान आपका लक्ष्य हो जाएगा। लोग लक्ष्य बनाते 5,000 आपको डेली अपना महीने का करना है, बहुत बड़ा लगता है, 5,000 डायमंड क्लब नहीं हो पाता। लेकिन उसको ही अगर हम अपना बांट देंगे कि रोज का हमें 200-300 रुपए का सामान बेचना है, तो अच्छा काम होता है। स्वयं को व्यवस्थित रखें, अपने आप को आपको व्यवस्थित रखना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फोटो आपके पास आ रही है, इसकी कुर्सी लगी है, टेबल लगी है। आप टेबल को आप देखेंगे तो यार क्या नजारा है, हर चीज बिखरी पड़ी हुई है, कहीं कॉपी है, कहीं पेन है, कहीं डायरी है, कहीं सीडी है। अब इस व्यक्ति को इस चीज, मान लीजिए कोई चीज ढूंढनी है उसको, अब आप अंदाजा लगाइए कितना उसको टाइम लगेगा। 10 मिनट तो उसको पलटने में लग जाएंगे, सर कौन सी चीज क्या लगेगी। ये हो गया अव्यवस्थित रखा हुआ है, कुछ पता नहीं है कौन सी चीज क्या डाल दी। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, हमारी ऑफिस का काम है, हमारा कहीं जैसे कई लोग डिस्प्ले वॉल के साथ भी करते हैं, सामान ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, कहीं रैक में कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, ऐसा नहीं करना है। उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप सजा के रखेंगे कि कौन सा सामान हमारा कहाँ रखा है वो दिखना चाहिए, तो दिखता रहेगा तो हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। एक जगह निश्चित कर दीजिए कि सर हम इस सामान को हमें यहाँ रखना है तो यहाँ रखना है। जैसे दूसरी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, इस पिक्चर में आप देखें कितना अपना व्यवस्थित है ये चीज, आप देख पा रहे हैं कितने आराम से व्यक्ति बैठा हुआ, अपना आराम से हर चीज दिखाई दे रही है, उसको आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही ढूंढने में। मेक एन अपॉइंटमेंट, हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों से मिलने चले जाते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट ना लेने का ये होता है परिणाम कि हम लोगों से बातचीत जो करना चाहते हैं हम कर ही नहीं पाते। हम उसके घर पहुंच गए, अपॉइंटमेंट लिया नहीं था, ऐसे ही पहुंच गया, वो मान लो कहीं बाहर काम से निकल गया, वाकई में काम उसको आ गया, तो हम क्या करेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट अगर हमने फिक्स कर दिया कि सर 8 बजे मैं आपकी बात आ रहा हूँ, उस व्यक्ति को पता है कि 8 बजे आप आने वाले हैं, तो 30-40 मिनट तक वो कहीं जाने वाला नहीं है, तो आपकी भागदौड़ बच जाएगी, इससे आपका समय नष्ट नहीं होगा। पेरेटो का 20-80 का नियम आप याद रखिए, 80-20 का रेशियो हमेशा काम करता है। देखते हैं होता क्या है, आपकी 20% प्राथमिकता आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी सर्वोच्च 20% प्राथमिकता पर अपना समय, धन, ऊर्जा और कर्मचारी लगाएं। इसका मतलब ये हो गया, अपने प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करें कि हमको कौन से ऐसे 20% काम है जो हमारे बेहद जरूरी है, उस पर हमको 80% समय लगाना ही लगाना है। तो जैसा कि पिक्चर से देखने का प्रयास करिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसको तो 20% टाइम लगाते हैं बस, और बाकी के आलतू फालतू समय में अपना 80% समय खराब कर देते हैं। तो एफर्ट तो हम कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आपका आएगा जो इंपॉर्टेंट काम, आपके जरूरी काम है, उसके अगर आपने 80% अपना समय दिया और 20% गैर जरूरी कामों पे दिया, तो रिजल्ट आ सकता है। अब आपको तय करना है कि आप इसमें से किस श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्या आपको करना है। 80%, क्योंकि कहा जाता है 80% रिजल्ट 20% लोगों से ही आता है, तो ऐसे ही आपको करना है सर, इसको ध्यान रखना नियम को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20% दुकानें ही ऐसी है जिस पर 80% कस्टमर जाना पसंद करता है, और 20% कस्टमर ही ऐसे हैं जो 80% ग्राहकी करते हैं। जैसे कि आपकी टीम में भी बहुत सारे 20% ही लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहे होंगे। आपका 20% टर्नओवर, तो आपका 80% टर्नओवर तो 20% कस्टमर के पास ही आ रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। बहुत से डॉक्टर, 20% डॉक्टर ही मात्र ऐसे जो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, उनके पास ही 80% पेशेंट जाने का प्रयास करते हैं। 20% इंजीनियर ही ऐसे हैं जो सफल है भैया, जिनके पास ज्यादातर लोग जाने का प्रयास करते हैं। इस नियम को जरूर याद रखिएगा। लक्ष्य पाने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कुशलता किसी बॉक्स में वस्तुओं को रखने की तरह है। अच्छी तरह से वस्तुओं को रखने वाला व्यक्ति बुरी तरह से वस्तुओं को रखने वाला व्यक्ति की अपेक्षा दुगनी वस्तु रख सकता है। जैसे कि पिक्चर से देखने का प्रयास करिए, एक जार आपके सामने आ रहा है, इसमें आपका देख पा रहे हैं, इसमें ही पत्थर है, इसमें मिट्टी है, लेकिन इसका तरीका आप देखिए सही तरीके से लगा। लेकिन दूसरे जार में आप देखेंगे कितना सही तरीका है, कम जगह में बहुत उतनी चीज आपकी आ गई, क्योंकि उसने पहले बड़े बड़े पत्थर रखे, फिर छोटे रखे, फिर मिट्टी रखी। इस तरीके से अगर हम सेट करेंगे चीजों को, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम टेबल मैंने ही बनाया है। 5 बजे उठना है, 5:30 बजे वॉक पे जाना है, 6 बजे एक्सरसाइज करनी है, 7 बजे अपना नहाना है, 7:30 बजे अपना किताब पढ़नी है, 8 बजे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 10 बजे रिटेलिंग करनी है, पीपीटी अपना बनानी है, 6 बजे जूम का वेबिनार देखना है, यूएस का वेबिनार देखना है। इस तरीके से अगर हम लक्ष्य बनाएंगे बहुत शानदार हो सकता है। 9:30 बजे हमें कॉलिंग करनी है, 10 बजे किताब पढ़नी है,
10:30 बजे सोने जाना है। इससे कि अगर आप भी अपना टाइम टेबल बनाएंगे बहुत काम कर सकते हैं। कर्म में जुट जाइए। ज्ञान में शक्ति होती है, यह अधूरा सच है। ज्ञान तभी शक्ति बन पाता है जब उस पर हम अमल किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग अपना डिसीजन तो ले लेते हैं कि यस हमें को एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को अपना स्वस्थ करना है, लेकिन जब तक उस काम को हम करेंगे नहीं, फायदा होने वाला नहीं है। हम लोगों में से कुछ लोग आलसी होते हैं, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग आलसी होते हैं क्योंकि उन्होंने चुस्त होने का भी निर्णय नहीं लिया है। कुछ लोग मोटे होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक सही आकार में आने का निर्णय नहीं लिया है। और कुछ लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक सफल होने का निर्णय नहीं लिया है। तो आप अपना तय करिए कि आपने निर्णय लिया है नहीं लिया है। तो जमीन पर रास्ते बैठे रहने से नहीं बल्कि चलते रहने से आते हैं। ये मेरी आखिरी लाइन थी। तो आप भी जो भी जानकारी आज मिली इसको अपना फॉलो जरूर करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। आगे की बात करूं, आसिम डिस्प्ले वॉल जरूर आपको खोलनी चाहिए। लगातार मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अपना डिस्प्ले वॉल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपनी खोल दी, आप भी खोलिए, निश्चित जल्दी खोलिए। रानू जी ने खोल दी है, आप भी खोलिए सर। आपके लीडर ने खोल दी, आपको भी खोलनी चाहिए। बहुत शानदार काम होता है डिस्प्ले वॉल पे। सबसे बड़ा चमत्कार है। किताब की मैं बात करूं, जिस किताब ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया, उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, आप भी पढ़िए। और कल की मैं बात करूं, कल भी बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। जैसे कि आज आपने समय का प्रबंधन देखा, कल पैसे का प्रबंधन के टॉपिक के साथ आ रहे हैं कैलाश बाबू जी और मनीष सिंह जी। तो जरूर आइएगा, 8 बजे जरूर लॉग इन करिएगा। बहुत शानदार टॉपिक लेकर कैलाश जी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरे को सुना। तो अब आपके मन में जो भी कुछ विचार आ रहे हैं